हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहा हूं। जो पार्ट नंबर 2 है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर है, पार्ट 2 है। ठीक है। आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो है आपको वहीं मिलेगा। ठीक है। और चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आप वीडियो पर देखिए। ठीक है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 क्या बोलता है? ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन का जो ये अभिकारक का जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो किस तरह से चेंज होने पर उसके लिए अभिक्रिया की कोटि हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर चाहिए, ऐसे तो आपको नोट्स में सब लिखा हुआ है, केवल आपको यहां समझना है बस। आप नोट्स खोल लीजिए और स्टडी कीजिए। देखिए, अब इसका टॉपिक का नाम है चेंज इन कॉन्संट्रेशन मेथड, मतलब सांद्रता में परिवर्तन विधि। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन विधि। तो सांद्रता में परिवर्तन विधि क्या होता है समझिए। इसमें हम लोग सांद्रता में परिवर्तन यदि करवाते हैं तो अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निर्धारित होती है, उसी के बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है कि कोई हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, पता नहीं वो कौन सी कोटि का है, मुझे इनका वैल्यू फाइंड करना है। कहता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगा, और उस समय उसका स्पीड भी कुछ होगा, कुछ रेट भी होगा। लेकिन कहा कि जैसे ही हमने उसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो उसका स्पीड जो है वो 4 गुना हो गया, उसका दर जो है वो 4 गुना हो गया। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका जिसका जिसमें अभिकारक की सांद्रता 2 गुना करने पर उसका स्पीड 4 गुना हो जाता है। ऐसे आप लोग के नोट्स में भी बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है। DBP4 आने वाला है, उसको भी सोल्व करना होगा आप लोग को। ठीक है। चलिए, तो 2 गुना करने पर कितना हो रहा है? 4 गुना। तो पहले मैं मान लेता हूं, let us suppose order of reaction इक्वल टू क्या? m। तो इसका रेट क्या हो जाएगा? पहले के केस में रेट क्या हो जाएगा? r इक्वल टू के a पर पावर क्या हो गया? n। क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे हमने क्या किया, हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस तरह से? अरे भाई, किसी के आदमी के पास जो है, ठीक है, खर्चा करने का स्पीड किस पर डिपेंड करता है? कितना उसके पास माल है, जितना अधिक माल रहेगा उसी के अनुसार से खर्चा होगा। और अपवाद तो हर जगह रहता है भाई। जिसके पास माल भी खूब रहता है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता तो अपवाद है। ठीक है, जितना अधिक रहेगा पैसा उतना अधिक वो खर्चा करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, ठीक है, तो अब उसका स्पीड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया? पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना। जब इसको 2 गुना हम किए तब अब क्या कीजिए, और ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्शन ऐसा हो जाए ना, कभी भी ऐसा हो जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाए कि इसको 2 गुना करने पर ये 4 गुना हो जाता है, 3 गुना करने पर 12 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी अगर कंडीशन आता है ना किसी भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो 2 इक्वेशन बनाइए और दोनों इक्वेशन को भागा दीजिए फटाफट। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 भागा 2 r बटा 4r इक्वल टू के ए पर पावर n के 2a पर पावर n। ए से क्या हो गया? कट गया। ए से क्या हो गया? कट गया। 1/4 a/2 a पर पावर क्या n हो जाएगा? ए से ये कट गया। अब क्या होगा यहाँ पर?
1/2 पर पावर 2, अरे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या होगा 1/2 पर पावर n हो गया। अब क्या होगा यहाँ से आप लोग बताइए। ठीक है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर भेज दीजिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है 2 पर पावर -2, 2 पर पावर माइनस कुछ ऐसा। ठीक है तो बेस बेस इक्वल इक्वल तो पावर भी इक्वल, इसलिए n का मान कितना आ गया 2 आ गया। मतलब क्या यह दूसरी कोटि की अभिक्रिया है। यह क्या है दूसरी कोटि की अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। कहता है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसकी है ना अभिकारक कुछ कंसंट्रेशन था, कुछ कंसंट्रेशन था। ठीक है यदि हमने क्या किया उसके कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया 3 गुना कर दिया। तो उसकी जो चलिए 2 ही गुना किया तो 2 गुना करने पर उसका स्पीड जो है 8 गुना रहता है। बताइए यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। तो वही काम करना है यहाँ पर, तो वही होगा कि मैंने मान लिया कि कंसंट्रेशन जब ए था तो रेट क्या था आर था। जब जैसे हमने क्या कर दिया इसको 2 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 8 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ भी 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3। कैसे हम लोग जानते हैं कि 8 को ले सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 पर पावर 3 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तीसरी कोटि की अभिक्रिया, तीसरी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है तीसरी कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में यदि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो हम लोग अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निकाला करते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन एक और है। ठीक है वो आप लोग करके देखिए कैसे होगा। ठीक है चलिए मैं क्वेश्चन आप लोग को लिखवाता हूं, एक मिनट। चलिए आपके नोट्स में ही क्वेश्चन दिया गया है, मैं समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कहता है दिए गए सारणी को देखिए और अभिक्रिया की कोटि बताइए। और इसमें बोल रहा है कि ए और बी आपस में रिएक्शन किया और क्या बना दिया प्रोडक्ट को बना दिया, प्रोडक्ट को बना दिया। और इसमें कह रहा है ना कि यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। ठीक है यहाँ लिखा हुआ है ए का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ लिखा हुआ है बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर लिखा हुआ उसका रेट मतलब दर। जब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना लेंगे तो उस समय इसका दर क्या होगा कितना होगा। तो लिखा हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड में, मोल पर लीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि यदि ए का जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना लेंगे बी का इतना लेंगे तो रेट इतना होगा। दूसरा उसी उसी रिएक्शन में ठीक है फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो कहा गया कि इसका जब कॉन्सेंट्रेशन इतना था इसका कुछ इतना था तो रेट कुछ और हो गया। चलिए मैं डाटा को लिखता हूं। सीरियल नंबर 1 में है 0.1 और इस समय इसका रेट है कितना 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सीरियल नंबर 2 में है 0.2, 0.1 और 0.10। ठीक है फिर है 0.1, 0.2 और 0.05 है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आवे, अभी तो हमने क्या किया है 3 दिया है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 4, 5, 10, 20, 50 भी दिया रहता है। ठीक है तो उसके लिए सारा के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। बाकी मैं डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बनाइएगा ट्राई कीजिएगा देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है और आप लोग जानते हैं कि डिविजन भी करवा देते हैं यहाँ पर। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आवे ना तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, मान लीजिए कि कोई जो है रिएक्शन है उसके लिए रेट जो है वो कि ए पर पावर यहाँ ए लिख दीजिए और बी पर पावर यहाँ लिख दीजिए बी। ठीक है मान लीजिए एन कोटि की अभिक्रिया है तो ए और बी का मान जैसे ही निकालेंगे इनका मान निकल जाएगा। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आवे टेबल में बना हुआ है, इस तरह से टेबल में बना हुआ रहता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिया रहेगा उसके लिए पहले आर का मान लिखिए। ठीक है के ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। किसी लोग कोई वो लोग उसको एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है
है ना। चलिए अगर यहाँ 3 रहता ए बी सी रहता तो ए बी और सी मान लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, तीन तीन सीरियल नंबर दिया हुआ है, तीनों के लिए कुछ तैयार कीजिए। आर आर जब 0.05 है तो उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 पर पावर ए, और इसके लिए 0.1 पर पावर बी, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिएगा, ठीक। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, सीरियल नंबर 2 है, तो जब ए का सांद्रता जब 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 जो है इसका रेट जो है इतना है तो कंसंट्रेशन 0.2 पर पावर ए, 0.1 पर पावर बी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर उसके लिए काम कीजिए 0.05 की 0.1 पर पावर ए, 0.2 पर पावर बी, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे ही जितना सीरियल नंबर दिया रहेगा उतना इक्वेशन तैयार होगा। अब आपको दिमाग में लगाना है कि कौन सा ऐसा दो इक्वेशन यूज करें जिसमें एक बार ए कट जाए या तो बी कट जाए, कोई वो कट जाए बस, ठीक है। देखिए यदि ये दोनों इक्वेशन लेते हैं इसमें क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों बचेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन लेते हैं तो ये दोनों इक्वेशन में क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन में क्या होगा, हम ये दोनों नहीं ले सकते, 2 और 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो ए कट रहा है ना तो बी कट रहा है, तो हम लोग कुछ लेना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ेगा 3 और 1, ठीक है। तो चूंकि दो को यहाँ ए और बी है इसलिए 2 बार सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग सकते हैं 1/2 से, तो क्या होगा 0.05 ऐसा कि 0.1 पर पावर ए, 0.1 पर पावर बी के 0.2 पर पावर ए, 0.1 पर पावर बी। अब इसे क्या हो गया, कट गया, इसे क्या हो गया, कट गया, इसे क्या हो गया, कट गया, तो 5/10 आ गया। अब 0.1, 0.2 पर पावर ऐसा, इसे क्या हो गया, कट गया, 5×2 10, 1/2, 1/2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर, यहाँ ए हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे कुछ पावर 1 तो होगा ना, ठीक है। तो बेस समान तो पावर भी बराबर हो जाएगा। फिर ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो अभी हमें केवल ए निकालना है, अभी बी निकालना बाकी है। तो अब क्या कीजिए कि अब ऐसा दो इक्वेशन लीजिए जिसमें बी ना कटे केवल ए कटे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये तो कटेगा नहीं इसमें, ये दोनों लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 0.05 बटा 0.05, ठीक है, के 0.1 पर पावर ए, 0.1 पर पावर बी बटा, अब क्या 0.1 पर पावर ए, 0.2 पर पावर बी, ठीक है। अब क्या होगा, इसे पूरा कट गया, इसे ई कट गया, इसे ई कट गया, कौन बचा, ये वाला बचा। तो 1 बराबर 0.1 बटा 0.2 पर पावर बी, इसे ई कट गया। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या और पावर 0 पर कितना होता है, 1 होता है। तो 1/2 पर पावर कितना हो गया, 0, 1/, अब सर 1/2 ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बगल में कौन है, 1/2 है, इसीलिए हम हमेशा करना पड़ गया। तो क्या बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा, तो बी का कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बराबर हो गया a प्लस बी, मतलब 1 + 0, मतलब यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग इसके न्यूमेरिकल को बनाया करते हैं, इस प्रकार से हम इसके न्यूमेरिकल को बनाया करते हैं। चलिए ये था मेथड नंबर 3। बाकी 2 और रिएक्शन जो है, 2 और मेथड जो है इससे आसान है और इजी भी है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन मतलब मेथड नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब मेथड नंबर जो 4 होगा, 4 जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनी मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है ना। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन छद्म कोटि की अभिक्रिया या तो एकल आणविक अभिक्रिया। देखिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है C12H22O11। आप लोग जानते हैं कि किसका फॉर्मूला है, एक चीनी का फॉर्मूला है,
ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, वाटर से, और हमेशा वाटर यहाँ लिया जाता है एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस मतलब होता है काफी अधिक मात्रा में, और ये जो रिएक्शन होता है किसी एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आगे मैं बताऊंगा एंजाइम क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सुक्रोज है, बोलते हैं इसको, क्या मतलब हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग शुगर भी बोलते हैं, शुगर जो हम लोग चीनी यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो गया। और जैसे यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में जल को लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एंजाइम रहता है, तो यहाँ बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के साथ साथ जो है यहाँ पर फ्रुक्टोज भी बनता है। फ्रुक्टोज जो है फल में पाया जाने वाला चीनी है, शर्करा है, और ग्लूकोज तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। जब सुक्रोज जो है वह अभिक्रिया करता है ना, जल से एक्सेस अमाउंट में लेकर के, ठीक है ना, एंजाइम की उपस्थिति में, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, अभिक्रिया का जो अगर हम लिखें ऐसे रेट लिखें तो क्या होगा, C12H22O11, ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखाना चाहिए था। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो यानी का मान कितना होना चाहिए, 1 + 1 कितना 2। लेकिन ये लिखना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जब एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है ना कोई पदार्थ, ठीक है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का जो दर होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करके केवल और केवल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया, या तो एकल आणविक अभिक्रिया। इस तरह से स्टिरीकरण भी होता है, ठीक है, इस तरह से एल्कोहल का बनना, ठीक है, C2H5, इसकी अभिक्रिया आप वाटर से करवा दीजिए एक्सेस अमाउंट में लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर कोई एसिडिक माध्यम चाहिए, जब ईस्टर की अभिक्रिया क्या है, ईस्टर, क्या है, ईस्टर है, ठीक है। जब ईस्टर का जो है रिएक्शन करवाते हैं किससे, वाटर से एक्सेस अमाउंट में, और यहाँ पर कोई एसिडिक मीडियम चाहिए, मतलब अम्लीय माध्यम चाहिए, कोई अम्ल चाहिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बनता है CH3COOH, और यहाँ पर बनता है C2H5OH। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड और यह है आपका एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो केवल और केवल हमें ये लिखना होगा क्या, ठीक है, के CH3COOH पर पावर 1, मतलब n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कौन कौन सा रिएक्शन जो होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो मिनट नंबर 4 में हमने क्या देखा कि हम लोग इस तरह से जो है, जब कोई पदार्थ अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है तो अभिक्रिया का दर जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अभिक्रिया कोटि हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, केवल हम लोग देखेंगे कि जो कम मात्रा में लिया गया है उसका क्या है, ठीक है ना। अगला है मेथड नंबर 5, मेथड नंबर 5। अब मेथड नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई हमारे पास रिएक्शन हो और वो रिएक्शन जो है एक से अधिक स्टेप में संपन्न हो। स्टेप मतलब क्या, एक से अधिक स्टेप में संपन्न हो। तो स्टेप मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको दूध से दही बनाना है, तो बस दूध में जो डालिए दही बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन अगर करवाना होता है, पहले अगर हमको मान ले ए से डी बनाना है, तो पहले ए बी से रिएक्शन करेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा, ठीक है। तो ये एक से अधिक स्टेप में हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक से अधिक स्टेप वाला रिएक्शन। आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सा रिएक्शन जो होता है एक से अधिक स्टेप वाला होता है। तो इतना बहुत सारा रिएक्शन है जो एक से अधिक स्टेप में होता है, लेकिन आपको मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं और वो एग्जांपल मैं दूंगा जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेथड नंबर 5 कहता है कि जब कोई रिएक्शन जो है एक से अधिक स्टेप में संपन्न होता है, एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है, तो अभिक्रिया की कोटि हम उस स्टेप से निकालते हैं जो स्टेप स्लो होता है, जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप से हम निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब हमें पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। उसके लिए उसके मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा कि उसके अंदर आखिर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। फास्ट स्टेप से हम लोग नहीं निकालते हैं, स्लो स्टेप से निकालते हैं। और स्लो स्टेप को हम लोग आरडीएस कहते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, दर निर्धारक चरण कहते हैं, जो दर का निर्धारण करता है, ठीक है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फास्ट रिएक्शन के बारे में चर्चा हम लोग को नहीं यहाँ करना है।
एकदम स्लो के बारे में चर्चा नहीं करना है, हम लोग मॉडरेट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से, टूटने से बनता है क्या, वाटर और क्या, एयर। वाटर और एयर बनता है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेगा तो R इक्वल टू के H2O2, आप कुछ लिखेगा तो n का मान 2 हो जाएगा, जो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो रिएक्शन है एक स्टेप में संपन्न होने वाला नहीं है। ये रिएक्शन जो होता है एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है। तो इसका मैकेनिज्म मतलब होता है क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब क्या, कैसे कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 में क्या होता है समझिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि पहले ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये पहले टूटता है। किसमें टूटता है, H2O और नवजात ऑक्सीजन में। नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एक होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु वह होता है जो क्या होता है, तुरंत ही अभी पैदा लिया है, उसको भी कुछ लूरकिल नहीं है ना, कुछ नहीं बुद्धि उसको है, तो उस तरह के शिशु को हम लोग कहते हैं नवजात शिशु। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु के रूप में रहता है, उसी को हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन परमाणु एकदम परमाणु के रूप में रहता है, उसी को हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जब नवजात शिशु रहता है तो उसको थोड़ा सा भी ठंडा बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो इतना अधिक वो रिएक्टिव होता है, इतना अधिक क्रियाशील होता है, संवेदनशील होता है, तो उसको बीमारी पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो काफी क्रियाशील होता है, फटाफट रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। इस स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ कि H2O2 जो है इसका डिकम्पोजिशन जब हुआ, टूटा, तो बना H2O प्लस O, और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, मतलब निस्टेंट ऑक्सीजन, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो स्टेप हुआ क्या होगा, स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। आप लोग जानते हैं काफी रिएक्टिव होता है, तो उस बर्तन में, जिस बर्तन में ऐसा हुआ है, उसी बर्तन में और भी बहुत सारा क्या होगा, H2O2 होगा, वो फटाक सा क्या करेगा, उसे रिएक्शन करेगा। ये तो काफी क्रियाशील होता है, अभी तो आपने समझाया। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप H2O और O2 का निर्माण हो जाता है। तो ये जो स्टेप होता है फास्ट स्टेप होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फास्ट स्टेप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा है, डिस्टेंट वाला है, नवजात वाला है, और नवजात ऑक्सीजन जो होता है काफी अधिक रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन फटाफट होता है। फटाफट होने के कारण यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह स्टेप फास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि इधर को पूरा ऐड कीजिए, इधर को पूरा ऐड कीजिए, तो क्या होगा, इसी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर H2O2, ठीक है ना, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग अभिक्रिया का जो अधिक कोटि निकाले, तो R इक्वल टू हम लोग फास्ट रिएक्शन तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि एक से अधिक स्टेप वाला रिएक्शन है ये, तो इसको हम लिखेंगे कि H2O2 पावर 1। तो यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखने वाला का क्या कहेगा कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई रिएक्शन एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है, तो अभिक्रिया का जो कोटि जो है ना, जो धीमी चरण वाली होती है, उसी से निकलता है। ठीक है, इसी स्टेप को हम लोग RDS कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, दर निर्धारक चरण कहते हैं। बाकी नोट्स में आपका सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वहां से सब कुछ देख के समझ लीजिए। ठीक है, इसका एक रिएक्शन मैं और देता हूं, जो NCERT में आपका दिया हुआ है, ये भी NCERT में दिया हुआ है, बहुत बार इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे हम करते हैं रिएक्शन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। ठीक है, N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बनता है NO2 और प्लस O2। और आप लोग को पहले हमने कह दिया है कि रिएक्शन बैलेंस रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन जब बैलेंस करिएगा तो कुछ रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग अगर चर्चा करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर पहले क्या होता है स्टेप नंबर 1 में कि N2O5 जो होता है O2NO2 और नवजात ऑक्सीजन O में टूटता है। जो रिएक्शन क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा।
स्लो स्टेप वाला रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग RDS बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा कि जिस बर्तन में निसेंट ऑक्सीजन होगा, नवजात ऑक्सीजन होगा, वो उसी बर्तन वाले N2O5 से रिएक्शन कर लेगा फटाक से, और मान देगा क्या 2NO2 और क्या O2 मान देगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिए, LHS के साथ और RHS के साथ, ये से क्या होगा, कट जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2N2, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया। क्या बन जाएगा यहाँ पर 4NO2 और प्लस O2। तो इसका अगर अभिक्रिया कोटि निकालना है तो R इक्वल टू K N2O5 स्लो स्टेप पावर 1, मतलब यहाँ कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। आप लोग को हमने बोला था कि अभिक्रिया की कोटि को निकालने के लिए 5 तरीका होता है। ठीक है, यही 5 तरीका से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को निकाल सकते हैं। थैंक यू।